ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। तो हम बायोट सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करके किसी भी कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम जो वायर लेंगे वो एक स्ट्रेट वायर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट वायर है फाइनाइट लेंथ की, और इस वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है। तो ये लेटर से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो ये फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर है हमारे पास, और हम इस वायर के किसी पॉइंट पी पर जो इस वायर के सेंटर से लेटर से आर डिस्टेंस पर है, हम बायोट सेवर्ट लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। अब ये पी पॉइंट वायर के ये वाले एंड पे लेट कर लेते हैं। जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, और जो दूसरा एंड है वायर का वो उस पी पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है वो बीटा बना रहा है। तो बायोट सेवर्ट लॉ कहता है कि अगर हमें इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम बायोट सेवर्ट लॉ अप्लाई करके वो मैग्नेटिक फील्ड ये फाइंड कर सकते हैं, ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। राइट, तो ये फार्मूला आपको बिना प्रूफ के याद रखना है कि एक फाइनाइट वायर लेंथ के सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस अभी एक अगर पॉइंट पी है और वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। जैसे कि फिगर में नजर आ रहा है, अल्फा और बीटा एंगल्स हैं। अब मान लेते हैं हम यही वाला फार्मूला फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट लेंथ वायर पे अप्लाई कर देते हैं। इनफाइनाइट स्ट्रेट लेंथ मतलब कि वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है, तो हम जितनी मर्जी लेंथ की वायर दिखा सकते हैं। तो ये मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर, और हम उसके भी सेंटर से एक आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अब एक्चुअली में क्या होगा, जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, लेंथ इनफाइनाइट होती जाएगी, वैसे वैसे ये वाला जो एंगल अल्फा है ये 90 को अप्रोच होता जाएगा। तो अल्फा एंगल विल अप्रोच 90 डिग्री, क्योंकि वह अल्फा एंगल बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे ही अगर हम दूसरे एंड की बात करें तो वहां पे जो बीटा एंगल है वो भी 90 डिग्री को अप्रोच करना शुरू कर देगा। तो इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें हम फार्मूला वही पिछले वाला ही यूज करेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। बस अल्फा और बीटा को 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो अगर हम अल्फा को भी 90 ले लें और बीटा को भी 90 ले लें, तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। अब साइन 90 1 होता है, साइन 90 अगेन 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एक और फार्मूला आ गया कि अगर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है तो उसके सेंटर से आर डिस्टेंस अवे अगर कोई पॉइंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट बाय 4 पाई टू आई बाय आर होगी।
तो ये दो फार्मूले हो गए, एक फाइनाइट लेंथ के लिए, एक इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए। तीसरा केस है कि अगर वायर हमारी इनफाइनाइट लेंथ की ही है, लेकिन हम जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं वो एक एंड से आर डिस्टेंस अवे फाइंड करना चाहते हैं। तो जैसे इस फिगर में नजर आ रहा है कि हमारा जो पॉइंट P है वो आर डिस्टेंस अवे है एट वन एंड ऑफ द वायर। अब उससे क्या होगा कि जो बीटा एंगल है वो तो 90 ही अप्रोच करेगा, बट अल्फा एंगल ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इस P पॉइंट और एंड ऑफ वायर में एंगल है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एक एंड पे निकालना चाहते हैं तो हम अल्फा को 0 डिग्री पुट कर देंगे और बीटा को 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो ये तीसरा फार्मूला आ गया कि अगर एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और हम उसके एक एंड पॉइंट से आर डिस्टेंस अवे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो उसका आंसर होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगर हम एक और केस लेते हैं कि अगर वायर है और हम मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसे पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं जो उसके एक्सियल लाइन पे ही रहती है। एक्सियल लाइन मतलब उस वायर में से ही पास करके जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। तो अगर उस करंट कैरिंग वायर कि एक्सियल लाइन पे मतलब वायर के से ही एक लेंथ पास कर रही है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। तो ये आपको सारे रिलेशन, 4 रिलेशन याद रखने हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ में। तो इसको ध्यान रखते हुए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे हम ये फार्मूलोज को अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। इसमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4.1, a current of 10 ampere is flowing from east to west in a long wire kept in the east west direction। तो पहले हम एक प्लेन में 4 डायरेक्शंस बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो एज पर क्वेश्चन एक वायर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखी गई है, काफी लंबी वायर है और उसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये हम करंट की डायरेक्शन दिखा देते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आगे लिख रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसी प्लेन के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर नॉर्थ। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, लेटर से उसे ए दे देते हैं, वो 10 सेंटीमीटर पे है वायर के नॉर्थ एंड पर। तो वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और दूसरी बार 20 सेंटीमीटर टुवर्ड साउथ, और दूसरी बार जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बी नाम दे देते हैं, तो वो साउथ की तरफ है 20 सेंटीमीटर, राइट। अब सबसे पहले 4 पॉइंट ए 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इसके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड कितने भी डिस्टेंस दूर, उसका फार्मूला हमने ऊपर बनाया है कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर फार्मूले से देखी जाती है। और अगर इसकी डायरेक्शन देखनी हो तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे।
आप अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन की तरफ देखो और अपनी चारों फिंगर्स को कर्ल करने पर आप देखोगे कि ए पॉइंट पर आपके नेल्स अंदर जाएंगे। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगी, जिसके लिए हम क्रॉस सिंबल यूज करेंगे। अब हम इसे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई की टोटल वैल्यू होती है 10 की पावर -7। 2 करंट वायर में से फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। हम उसके मीटर बना लेते हैं, 10 इंटू 10 की और -2 मीटर। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 +1 -1 +2 और यूनिट टेस्ला। और ये क्रॉस क्योंकि ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। हाँ जी, तो ये हमने पहला आंसर निकाल लिया। अब हम ऐसे ही 4 पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके लिए फार्मूला यही यूज करेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। बस अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट बनेगी आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। क्यों, अगेन राइट हैंड थंब रूल से आप कोई भी डायरेक्शन देख सकते हो, आपको बस अपना अंगूठा की तरफ करना है। और देखो जब आप बी पॉइंट की तरफ अपने फिंगर्स कर्ल करोगे अपने, तो वो फिंगर्स की जो नेल्स हैं वो ऊपर की तरफ को आएंगे, तो डॉट बनेगा। तो हम फिर से वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 पाई 10 की और -7 सॉरी 2 करंट 10 एम्पियर और अब डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। उसके हमने मीटर बना लिए, 2 10 20 कट गया, तो 10 की पावर -5 टेस्ला डॉट। तो ये आंसर हो गए हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। सेकंड पार्ट में बोल रहा है इन वर्टिकल प्लेन। नाउ इन वर्टिकल प्लेन अब वर्टिकल प्लेन देखने के लिए हम वायर को साइड से देखते हैं। तो ये मान लेते हैं वायर का साइड व्यू है, तो हमें ईस्ट नजर आएगा, वेस्ट नजर आएगा, लेकिन नॉर्थ साउथ नहीं नजर आएगा क्योंकि ये साइड व्यू देख रहे हैं। अब वर्टिकल प्लेन में पहला जो पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड है, वायर के नीचे प्रेजेंट है 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। तो मान लेते हैं वायर के सेंटर से 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड एक पॉइंट है। तो हमें फिर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब अगर 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड में पहले हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो वही करंट की तरफ को अगर हम अपना थंब रखें तो हमारी जो फिंगर्स होंगी कर्ल होंगी वो बाहर की तरफ को आएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट बनेगी। तो पहले 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड पॉइंट के लिए बात करते हैं, मान लेते हैं उस पॉइंट को सी कह देते हैं। तो फार्मूला बार बार वही लगेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है और उसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और अब मैग्नेटिक फील्ड डॉट बनेगी आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर वर्टिकल प्लेन में। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू करंट 10 एम्पियर बाय आर है 40 सेंटीमीटर। 2 10 20, 2 पे 1 के टेबल पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर, ये सॉरी -2 आना था पावर, तो ये आ जाता है 0.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, जिसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, और ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि वायर के ऊपर एक पॉइंट है, डी पॉइंट दे देते हैं, जिसका डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। अब आप खुद भी लगा के देखो कि अब आप थंब की तरफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। तो 4 पॉइंट डी
50 सेंटीमीटर अपवर्ड पोजीशन पे वो प्रेजेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी पहले फार्मूला लिख लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 बाय आर। तो बी हो जाएगी 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 10 बाई डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर, उसी मीटर बना लेते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2/5 0.4 होता है, और ये क्रॉस बनेगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। तो इस तरह से हमने चारों पार्ट पॉइंट्स के लिए, जो वायर के लेफ्ट पे है, राइट पे है, ऊपर है, नीचे है, हमने हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, हर पॉइंट को समझ लेना। ओके, इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल 4.2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या कह रहा है, A pair of stationary and infinite long band wires are placed in the XY plane as shown। तो आपको दो वायर्स बैंड फॉर्म में नजर आ रही हैं, ठीक है, वो फिगर में नजर आ रहा है। द वायर कैरिंग करंट्स ऑफ 10 एम्पियर ईच, हर वायर में 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो दिखाया गया है। द सेगमेंट्स P एंड Q आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसमें जो P सेगमेंट है वायर का और Q सेगमेंट है वायर का, जिसे ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं, वो नजर आ रहे हैं। एंड OS इज इक्वल टू OR, और एक पॉइंट है O, उसका डिस्टेंस बैंड पॉइंट S से और दूसरी वायर के बैंड पॉइंट R से इक्वल डिस्टेंस पर है। OS इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू 0.02 मीटर, ये सब नॉलेज दी हुई है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन ऑफ, तो इस O पॉइंट पर इन दोनों वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हमें उसका वैल्यू निकालना है, राइट। तो ये न्यूमेरिकल इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लग रहा है, तो हम इसे करने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सबसे पहले उस O पॉइंट पर उन वायर का जो ये वाले सेगमेंट्स हैं, जिसे मैं ये ग्रीन कलर के पेन से कर रहा हूँ, ये वाले जो सेगमेंट ऑफ वायर हैं, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो मान ले ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, तो सेगमेंट 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और सेगमेंट 2 की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पॉइंट पे वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट O है वो इन दोनों सेगमेंट के एक्सियल लाइन से पास कर रहा है, और मैंने आपको बताया था कि एक्सियल लाइन यानी कि वायर के बीच में से गुजरते हुए किसी पॉइंट के ऊपर उसकी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ये जो P सेगमेंट था मुड़ा हुआ, जैसे उसे हम थर्ड नाम दे देते हैं 3 और 4, तो सिर्फ सेगमेंट 3 जो ये वाला सेगमेंट है और 4 जो ये वाला सेगमेंट है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। इसे लेटर से हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड 3 और 4 सेगमेंट से बनेगी, राइट। अब अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो इन दोनों सेगमेंट 3 और 4 के जो O पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो इनके एक एंड पे मौजूद है। वो थर्ड सेगमेंट के वायर के एक एंड पे प्रेजेंट है और फोर्थ सेगमेंट के वायर के भी एक एंड पे प्रेजेंट है। तो हमें एंड वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा कि एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। नाउ जो B3 हो जाएगी थर्ड सेगमेंट के कारण, एक एंड पे जो फार्मूला होता था वो था म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R, अगर हमें एक एंड पे फाइंड करना हो। और अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट बनेगी, यानी कि आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर बनेगी।
राइट। तो हम पहले इसे वैल्यू को निकाल लेते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7, करंट दिया हुआ है हर सेगमेंट में 10 एम्पियर, और डिस्टेंस ओ का आर से दिया हुआ है 0.02 मीटर। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर 2, जब डेसिमल हटाएंगे, इंटू 10 की पावर -7, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, और ये डॉट बनेगा, राइट। अब ऐसे ही हमें सेम फार्मूला सेगमेंट 4 के लिए भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेगमेंट 4 पे जो ओ पॉइंट है वो भी उस वायर के एंड पर प्रेजेंट है आर डिस्टेंस दूर। तो B4 भी सेम ही फार्मूले से होगा। वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो उसमें भी करंट 10 एम्पियर है, उसका भी डिस्टेंस 0.02 है, तो ये सेम ही आंसर आ जाएगा। और अगेन अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो उसका भी डॉट ही बनेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगी, तो दोनों का डॉट बन रहा है। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, तो वो इन सब का वेक्टर सम होगा। सेगमेंट 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड, सेगमेंट 2 के कारण, सेगमेंट 3 के कारण, और सेगमेंट 4 के कारण। हम इन्हें ऐड कर देते हैं, 0 + 0। अब दोनों की डॉट बन रही है, तो इसका मतलब हम दोनों को लेटर से डॉट, मतलब आउटसाइड के लिए हम दोनों को प्लस काउंट करेंगे, सेम डायरेक्शन हो गई। तो ये आंसर आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -5, यानी कि 10 की पावर -4 टेस्ला, और डॉट बनेगा, यानी कि आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसको थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से समझ लेना। ओके, फिर हम एग्जाम्पल 4.2 के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है, 3 लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट्स 10 एम्पियर, 20 एम्पियर एंड 30 एम्पियर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन। आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें 3 वायर्स हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग। जब तक लेंथ नहीं दे रहा तो उन्होंने इनफाइनाइटली लॉन्ग ही एज्यूम करेंगे। तो ये काफी लंबी वायर्स हैं 3, जिनको एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। तीनों में अलग अलग वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर एंड 30 एम्पियर। पॉइंट्स P एंड Q आर इन द मिडवेज ऑफ वायर, और P पॉइंट मिडवे है, मिड पॉइंट है दो वायर के बीच का, और ऐसे ही Q पॉइंट भी मिड पॉइंट है इन दो वायर के बीच का। तो आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स P एंड Q। तो P एंड Q पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो लेट अस मूव ऑन टू इट्स सॉल्यूशन पार्ट। लेट अस से पहले तो इन वायर को नाम दे देते हैं 1 2 एंड 3। अब पहले हम 4 पॉइंट Q की बात करते हैं। अब Q पॉइंट पे हम इन तीनों वायर की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे डायरेक्शन के साथ। जैसे अगर हम वायर 1 की बात करें तो वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और जो Q पॉइंट है वो उस वायर का बिल्कुल बीच में से ले रहे हैं पॉइंट, किसी एंड पॉइंट पे नहीं है, तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/r। हर बार यही फार्मूला यूज होगा। तो B1 हो जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू करंट वायर 1 में जा रहा है 30 एम्पियर, और R उसका डिस्टेंस हो जाएगा D, और ये क्रॉस बनेगा, यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये क्रॉस डॉट देखने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा बार बार। तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अपने राइट हैंड के अंगूठे को करंट की तरफ को करना है, और देखना है कि जो Q पॉइंट है वो वायर 1 के जहां पर प्रेजेंट है वहां पे जब आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी तो नेल कहाँ को जाएगा, तो नेल पेपर के अंदर जाएगा। ऐसे ही हम B2 पॉइंट के लिए निकालेंगे, वायर 2 के लिए सेम फार्मूले से। तो वो जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 2। अब उसमें करंट फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर, और उसका भी डिस्टेंस वायर 2 से Q पॉइंट का डिस्टेंस D हो जाएगा।
अब अगर हम इस पे राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट बनेगी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर बनेगी, राइट। और ऐसे ही हम B3 का निकालेंगे थर्ड वायर के कारण, तो वो जाएगा 10⁻⁻7 2 इंटू करंट 10 एम्पियर, उसका डिस्टेंस। अब वायर 3 का डिस्टेंस जो है वो Q पॉइंट से 3D हो जाएगा, वो आपको थोड़ा सा फिगर को देखकर आप समझ गए होंगे कैसे 3D होगा, और उसका भी डॉट बनेगा। तो इसका मतलब एक की मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बन रही है, दो की डॉट बन रही है। तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q विल बी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट Q पे कितनी बनेगी, हम इन तीनों का वेक्टर सम ले लेंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3। अब B1 आप चाहो तो कुछ कॉमन भी ले सकते हो, जो सब में कॉमन आ रहा है, जैसे 2 इंटू 10⁻⁻7/d कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा +30 -20 -10। इसे प्लस में क्यों लिया इन दोनों को माइनस में क्यों, क्योंकि क्रॉस के लिए लेटर से हम प्लस साइन यूज कर रहे हैं, तो डॉट के लिए माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, चेंज इन डायरेक्शन। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7/d इंटू 30 - 30 0 हो जाएगा, तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगी। सॉरी ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे ये 3 भी लिखना था हमें, क्योंकि ये 3D था डिस्टेंस, तो 3 बचेगा जब d कॉमन लेंगे। तो इसे हम थोड़ा दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻7/d, 3 एलसीएम आ जाएगा, 30 - 20 10 हो जाएगा, 10 इंटू 3 30 - 10। तो इसको सॉल्व कर कर आएगा 30 - 10 20 2 40 40 इंटू 10⁻⁻7/3d। तो ये हमने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q निकाल ली, इसे अभी इक्वेशन 1 क्या के रख दिया। अब हम ऐसे ही 4 पॉइंट P पे देखेंगे, 4 पॉइंट P। अब P पॉइंट पे भी ये तीनों वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी, जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 का होगा वो होगा μ0/4π, फार्मूला में बार बार वही लगेगा 2I/r, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो B1 हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 2, वायर 1 में करंट जा रहा है 30 एम्पियर, और वायर 1 का डिस्टेंस ध्यान से देखो फिगर में, P पॉइंट से 3D हो जाएगा, ठीक है। ये वायर 1 है, ये 2 है, ये 3, और ये क्रॉस बनेगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ऐसे ही वायर 2 के कारण हो जाएगी 10⁻⁻7 इंटू, उसमें करंट जा रहा है 20 एम्पियर, और उसका डिस्टेंस हो जाएगा वायर 2 का D, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्रॉस होगी। और ऐसे ही थर्ड वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी 10⁻⁻7 इंटू, उसका करंट 2 इंटू 10 एम्पियर, और उसका भी डिस्टेंस डी हो जाएगा, और वो डॉट बनेगी आउटसाइड वायर। तो फिर से हम P पॉइंट पे निकालने के लिए इन तीनों को वेक्टोरियली ऐड कर देते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, तो फिर से हम इनका वेक्टर सम ले लेते हैं, BP इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो फिर से हम कॉमन ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 2 इंटू 10⁻⁷/d सब में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 30/3, क्रॉस का मतलब प्लस, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 प्लस 20/1, और तीसरी वैल्यू को माइनस लिखेंगे क्योंकि वो डॉट बन रहा है 10। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ये 3 के टेबल पे 30 10 के टेबल पे कट गया, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁷/d इंटू 20 - 10 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁷/d।
अब हमने P और Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। अब रेशो निकालने को बोला था, तो हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो BP बाय BQ कितना आ जाएगा। अब BP का हमारा आंसर निकला इक्वेशन 2 से 20 इंटू 10⁻⁷ इंटू इंटू करके लिख सकते हैं हम। V1 जो PQ के लिए थी उसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, तो 3D डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10⁻⁷। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10⁻⁷ से कट रहा है, D से D कट रहा है, 20 2 ज़ा 40 के टेबल पे कट जाएगा, तो 3:2 बचेगा। तो इन दोनों पॉइंटों पे जो रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 3/2 होगा। सो दिस विल बी इट्स फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद हम एक डेरिवेशन करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ को अप्लाई करके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड on the axial line of a circular current carrying coil. By using Biot-Savart's law। तो ये एक टॉपिक है, इसकी डेरिवेशन एनसीईआरटी में भी है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो ये एक सर्कुलर वायर है, जैसे एक रिंग होता है जो हम कड़ा हाथ में पहनते हैं या गर्ल्स बैंगल पहनती हैं। तो ये एक रिंग समझ लो। तो ये एक रिंग है जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसके सेंटर पॉइंट से पास होती एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे एक्सियल लाइन कहते हैं। तो ये एक्सियल लाइन है और उस एक्सियल लाइन पे का डिस्टेंस भी हम लेट कर लेते हैं कि उसका एक्सियल लाइन का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द कॉइल से x है और इस रिंग का रेडियस r है। तो हम चाहते हैं कि इस एक्सियल लाइन पे इस रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी करंट पास करने पर वो कितनी होगी, हम उसका एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। तो ये हमारी एक वो है टॉपिक। अब क्योंकि हमने बायोट सेवर्ट लॉ लगाना है और बायोट सेवर्ट लॉ एक छोटे से टुकड़े पे लगता है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस रिंग का एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लेंगे AB, जिसकी लेंथ DL ले लेते हैं और हम इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर पैदा होगी पहले वो निकालेंगे। अब ये जो करंट एलिमेंट है ये वाला AB, ये इसका सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इस AB का मिड पॉइंट अगर हम C ले लें तो C से P का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो √r² प्लस x² हो जाएगा। ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल दिया है, क्योंकि COP, आप ध्यान से डायग्राम को देखो, COP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसमें CP का जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूज वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा √। अब इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ को जाएगी। ये हम राइट हैंड थंब रूल लगाकर देख सकते हैं, जिसमें हमें अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को DL से ये जो r वेक्टर है जो उसका डिस्टेंस है √r² प्लस x², उसमें कर्ल करके हम देखेंगे तो dB इधर को चला जाएगा
तो सबसे पहले हम इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो भी ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी पहले वो निकालते हैं। तो हम इसके बारे में साथ साथ थोड़ा लिख भी लेते हैं। कंसीडर a ring of radius r and carrying current I. Now we wish to find magnetic field produced by the ring at a distance x from its center O. For that, first take current element AB of the circular ring. तो सबसे पहले हम उसका एक छोटा सा करंट एलिमेंट AB लेते हैं। नाउ बाय बायोट-सैवर्ट लॉ। अब बायोट-सैवर्ट लॉ से, जैसे बायोट-सैवर्ट लॉ ने कहा था कि किसी भी करंट एलिमेंट के कारण जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी उसका मैग्नीट्यूड हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा और डिस्टेंस उस करंट एलिमेंट का पी पॉइंट से वो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस है, इसका होल स्क्वायर भी होता है फार्मूले में, तो हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। और डायरेक्शन तो मैंने डायग्राम में बताई है कि इधर को जाएगी। ठीक है, ये डीएल और डिस्टेंस के बीच में एंगल 90 बनेगा, इसलिए मैंने साइन 90 लिया। अब हम क्या करेंगे, एक और करंट एलिमेंट लेंगे जो बिल्कुल ए बी के डायमीट्रिकली ऑपोजिट होगा और उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब उसी पी पॉइंट पर जो इसके डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट होगा उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ को जाएगी। अगर हम डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लगाएं उसका, तो उसका डीबी डैश नीचे की तरफ जाएगा। तो आगे हम इसको लिखते हैं। नाउ कंसीडर another current element A dash B dash diametrically opposite to AB। अगेन अब उसके कारण जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी dB डैश, उसका मैग्नीट्यूड भी हम बायोट-सैवर्ट लॉ से लगाएंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल। अब सिमेट्री से उसकी भी वैल्यू वही हो जाएंगी जो करंट एलिमेंट dB की थी, तो उसका भी डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। तो उसका भी आंसर मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों वैल्यू सेम आ गई, राइट, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम मेन फिगर में से एक फिगर और यहाँ पर दोबारा से बनाएं, तो ये पी पॉइंट था, डीबी इधर को जा रहा था और डीबी डैश नीचे को जा रहा था। तो और ये हमारा डिस्टेंस था उस रिंग का अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऐसे रिंग था। हम मेन फिगर को एक बार फिर से यहाँ पे दोबारा बना के दिखा देते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा।
और सिमिट्री से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी, चारों एंगल थीटा हो जाएंगे। ये उसका रेडियस r था और ये डिस्टेंस x था। अब हम क्या करते हैं, इस db के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लेते हैं। +1 में एक वेक्टर के कंपोनेंट करने सिखाए थे, तो अगर हम db वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करेंगे तो db का एक कंपोनेंट हो जाएगा db cos थीटा ऊपर की तरफ, और एक कंपोनेंट राइट साइड को हो जाएगा db sin थीटा। ऐसे ही अगर हम db डैश के भी दो कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट हो जाएगा db डैश cos थीटा डाउनवर्ड, और एक db डैश sin थीटा बाहर की तरफ। वो इस फिगर में मैंने करके दिखाया है। नाउ रिजॉल्विंग db and db dash into its rectangular components, अगर हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर लें we will find that, अब हमें नजर आएगा the cos theta components gets cancel out to each other, वो एक दूसरे से कैंसल आउट हो रहे हैं। और उसका कारण क्या है, बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि उनकी वैल्यू इक्वल है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। वो आप इस फिगर से देख पा रहे हैं। वैल्यू इक्वल इसलिए है क्योंकि db डैश का मैग्नीट्यूड db डैश के इक्वल है, लेकिन db sin थीटा कंपोनेंट कैंसल आउट नहीं होंगे क्योंकि दोनों के जो sin थीटा कंपोनेंट हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो every current element is contributing because of its sin थीटा कंपोनेंट only। तो इसका मतलब हर करंट एलिमेंट में जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो सिर्फ sin थीटा कंपोनेंट के कारण ही आ रही है। तो देयरफॉर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किसी भी एक करंट एलिमेंट का जो sin थीटा कंपोनेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन लेके उसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इंटीग्रेट करने से पूरे रिंग का मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे dB की वैल्यू पुट कर देंगे। dB की वैल्यू हमने निकाली थी μ0/4π/I ओवर आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ये हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के रिजल्ट से दे सकते हैं। साइन थीटा, अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में देखें जो ऊपर बनी हुई है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा r ओवर अंडर द रूट आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र, क्योंकि r परपेंडिकुलर साइड है और अंडर द रूट आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र हाइपोटेन्यूज साइड है। और फिर हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन dl का ले रहे हैं तो सबसे छोटी लेंथ रिंग की 0 हो जाएगी और सबसे बड़ी लेंथ 2πr उसकी सर्क्यूफेरेंस हो जाएगी। इसको लिमिट्स कहते हैं। तो ये हमने लिमिट्स ले ली, राइट। अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। पहले तो जिनका लेंथ से लेना देना नहीं है, जिन वैल्यूज का, उन्हें हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो इनफैक्ट आई आर एक्स इसमें से किसी का भी लेंथ से नहीं लेना देना है, तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, सिर्फ dl इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। प्लीज हर स्टेप को अच्छे से समझ लेना आगे बढ़ने से पहले। अब +1 में बताया जाता है कि dl का इंटीग्रेशन r हो जाता है। ये पावर 3/2 ऐसे हो गई कि आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर अंडर रूट मतलब हाफ है, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + हाफ 3/2 हो जाएगी। अब dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा और लिमिट्स हैं 0 से 2πr।
अब हम इंटीग्रेशन के रिजल्ट में लिमिट्स पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस द लोअर लिमिट वैल्यू। अब हम बहुत क्लोज हैं अपने फाइनल आंसर पे। अब एल की जगह अपर लिमिट 2πr आ जाएगा और एल के लिए लोअर लिमिट वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये अल्टीमेटली हमने फाइंड कर लिया कि एक एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी एक सर्कुलर रिंग वायर के कैरिंग करंट, वो अब ये एक तरह का फार्मूला की तरह एक्ट करेगा। तो वो इस रिलेशन से देख सकते हैं। तो एक्सियल लाइन पे एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है μ0/4π 2πi r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। r ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ रिंग है, x उसके सेंटर से डिस्टेंस है एक्सियल पॉइंट का, i उसमें से फ्लो हो रहा करंट है। तो आज की क्लास में जो भी मैंने कराया है उसको अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना, जरूरत पड़े तो 2 बार वीडियो देख लेना या 2 बार रिवाइज कर लेना, लेकिन हर चीज को अच्छे से समझ लेना। So that's it for today's class. We will do further in the next class.